हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारी है। कि आलिया भट्ट जब छोटी थी तब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक आप स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। कई बार हुआ है, क्योंकि जब आप लंबे सफर में होते हैं तो कई मुसाफिर मिलते हैं। तो समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। कि बैठ के थोड़ा इत्मीनान से ये जो हुआ है उसको महसूस कर पाऊँ, वो वक्त नहीं मिला है। मैंने, मुझे याद नहीं है पिछली बार किस फिल्म को 4.5। क्या बात है, इस बात के लिए तो मैं ताली मारूंगा। फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी थी। वो लिख रहे हैं कि विनीत भाई या ब्रदर ब्रो जो जहाँ से भी है, हर जगह से चीज़ें आ रही, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये हुआ क्या है। ऐसा लग रहा है कुछ बिग बैंग थियरी में मुझे डाल दिया है। वो और इस फिल्म का फैलता मैंने जा 3 रहा रिव्यू किए। है। ये भी मुझे लगता है कभी नहीं हुआ होगा, इसके लिए भी मैं ताली मारूंगा। संघर्ष भरी यात्रा को गुरु समझकर आगे बढ़ना आपकी शान है। अब आपका किया कार्य ही आपकी पहचान है। आप बने रहो, ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हैं, आप पहले वहाँ बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। शहर ही छूट गया तो मेरे हिस्से का स्ट्रगल है, तो मैं उसे करूँगा। ये ज़िद थी, लेकिन उसमें आप टूटते हो। मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं बी ग्रेड टाइप के, तो उसको बचाने की कोशिश में मैं एज पे बहुत डांस किया हूँ अपने करियर में। कितना आप पसंद करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन झोंक के काम करता तो वो नहीं हो पाया। अगर वो हुआ होता तो कई और प्रयोग कर पाता। किसी कलाकार के बनते हुए करियर के मकान में वो आपकी एक टिकट एक ईंट के जैसे काम करती है। सोना तपा आलिया भट्ट मम्मी बन गई। जब समय से काम मिल जाता है तो एक कलाकार कितना निखर सकता है। विक्की को जब क्लैप देते देखता था तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था। मैं उसको नोटिस करता, तो टेक 1 में इन्होंने क्या किया, टेक 2 में इन्होंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट, फिर भाग के मॉनिटर पे जाता हूँ, फिर जाके एडिट में जाता हूँ। तो मेरा आपसे पर्सनल सवाल ये है कि पर्सनल सवाल जवाब यहीं पे देना है ना, क्या पर्सनल देना है? नो 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 तो हर हफ्ते में जो है 2-3 तिलकहरू मैं आके बैठता था। हाँ नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते। तो लोग पापा को धन्यवाद बोल के निकल जाते थे। उसने बोला कि भैया कपड़ा पहनो। हुआ क्या है, बोले महेश भट्ट सर आए हैं। वो क्या जुगाड़ किया उसने मुझे उनकी गाड़ी में उनके बगल में बिठा दिया। उस कॉल पे आवाज़ आई कि हेलो विनीत, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। दोस्त भी मेरे शैतान बहुत हैं। बोले मैं रणबीर कपूर बोल रहा हूँ। बोला भाई कौन बोल रहा, बता दे। मतलब बनारस के लिए तो ये है कि भाई नीचे गंगा बहती है, हवा में सार्केज़म। ऐसा है कि अगर ऐसे देख रहे हैं ना तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, ऐसे देखेंगे दोस्त को। कविता जब कोई सुनाता है तो बड़े प्रेम से सुनाता है, बैठ के सुनाता है। वहां जब कविता सुनाई जा रही थी तो वो एक अलग पिच पे सुनाई जा रही थी, लेकिन जब क्लाइमैक्स था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। गाइस प्लीज वेलकम। अभी मैं ये भी खाली नहीं कह सकता छावा के कवि कलश, क्योंकि उसके बाद सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी बन गए। बड़ी कम फिल्में होती हैं जिनका असर बहुत डीप होता है, मतलब जिनको हम एकदम प्रमोट करने के लिए, जिन पे बात करने के लिए हम थोड़ा पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं। लोगों को लगता है बायस्ड हो गए, लेकिन मुझे लगता है अगर इतना अच्छा सिनेमा बने कि आपको बायस्ड होना पड़ जाए, तो आई थिंक ऐसे ही सिनेमा के लिए हम लोग जिंदा हैं और ऐसे ही सिनेमा का हम लोग इंतज़ार करते हैं। सो एक बार ज़ोरदार तालियां। तो वैसे विनीत भाई, ये ना मेरे नेचर के बहुत अगेंस्ट है। मैं कभी किसी एक्टर को ये चीज़ बोलता नहीं, और जहाँ यहाँ पे जितना ऑडियंस आता है मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि यार डायलॉग सुनाने को मत बोलना, लेकिन आपसे हम सब
सबसे पहले तो वही डायलॉग सुनना चाहेंगे जो हम मेरे ख्याल से हजारों बार रील्स पे और पता नहीं कहां कहां मतलब सुन चुके हैं। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था, पिक्चर देखने के 2 दिन बाद ही वो रील थी, आप सिनेमा हॉल में गए थे, हाँ, वहां आपने वो डायलॉग बोला कविता था, पढ़ी। मतलब मेरी गाड़ी में वो रील ही प्ले हो रही थी, वही सुने जा रहा था। तो इतना असर उन डायलॉग्स का है, तो एक बार वो तो बनता है। जो क्लाइमेक्स वाला जो सीन है, वो कविता बड़ी सुंदर है। बिल्कुल। मतलब वो कविता आप अगर अपने जीवन में उस कविता को अपने साथ रखें तो वो कविता हमेशा जो है आपको एक हिम्मत देती रहेगी। जब भी कवि कलश जी को दूर ले जाया जा रहा है और संभाजी महाराज की अपनी पीड़ा है, लेकिन मान न झुकने पाए, सम्मान न झुकने पाए। विचारधारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की थी, उसका मान नहीं कम होने देंगे, चाहे जान चली जाए। तो इतनी खूबसूरत तरीके से दो मित्रों के बीच में जो संवाद हुआ है फिल्म में, इसे लिखा है इरशाद कामिल सर ने, सारी पोइट्री। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। कविताई अब ख़त्म हुई महाराज, हमने कहा था हम नमक हैं, जा रहे हैं आपके शत्रुओं की चोट पर लगने। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। क्या बात। हाथी घोड़े तोप तलवारें के बिना तो मैं आपको छोड़ने वाला हूँ। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। क्या बात। तो मुझे लगता है बहुत वक्त बाद कोई ऐसी लाइनें आई हैं या कोई ऐसे डायलॉग्स आए हैं जो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हुए हैं दिमाग में। पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स हमारे दिमाग में रहते थे कि कितने आदमी थे और क्या, मतलब बहुत वक्त बाद मुझे लगा कि यार कोई ऐसी चीज आई है जो दिमाग और दिल में मतलब घुसी है। इतना जो रील्स, जब आप रील्स देख रहे हो, मतलब हमें गूज़बम्स आ रहे हैं कि यार लोग खड़े होके जो पोएम्स वहाँ पढ़ रहे हैं थिएटर्स में। आप लोगों ने भी देखी होंगी रील्स, मतलब मुझे लगता है कोई ऐसा बचा नहीं होगा कि छावा की रील्स जिसकी फीड पे ना आई हो। तो आप जब वो सब देख रहे हो, 20 साल घिसे, सोना तपा, आलिया भट्ट मम्मी बन गई तो अब जब देख रहे हैं आप वो, क्या क्या फीलिंग है? सच बताऊं, मतलब ऐसा जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, कभी नहीं अनुभव किया। और लोगों ने ये सारी चीज़ें, जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि छावा के बाद तुरंत इसकी प्रमोशन शुरू हो गई। रिलीज़ जैसे ही हुई छावा, अगले दिन से प्रमोशंस में हूँ सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव के। और तो वक्त बहुत कम मिला है कि बैठ के थोड़ा इत्मीनान से ये जो हुआ है उसको महसूस कर पाऊँ और थोड़ा सोच पाऊँ। वो वक्त नहीं मिला है और भगवान करे मिले ही ना। मिले ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, 20 साल वो वक्त बहुत था। हाँ, बट फिर भी ट्रैवल करते हुए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, बीच बीच में कोशिश रहती है कि मैं मैसेजेस के रिप्लाई कर दूं या मैसेजेस पढ़ लूं या कुछ कर लूं। तो एक ये जो चीज़ है ना, ऐसा बड़ा दिल के करीब और बहुत बहुत ही इमोशनल सी कर जाती है। और ये मेरे काम को और मुझे चाहने वालों ने
ऐसा लगा है कि उन्होंने ऐसा बीड़ा उठा रखा है मेरे लिए। वो लिख रहे हैं कि विनीत भाई या ब्रदर ब्रो जो जहाँ से भी है, हर जगह से चीज़ें आ रही हैं। कोई कनाडा से लिख रहा है, कोई बिहार से लिख रहा है, कोई दिल्ली से लिख रहा है, कोई पंजाब से लिख रहा है, कोई महाराष्ट्र में लिख रहा है। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये हुआ क्या है। ऐसा लग रहा है कुछ बिग बैंग थियरी में मुझे डाल दिया है, वो फैलता जा रहा हूँ। सब मैसेजेस में एक कॉमन सी जो चीज़ है कि विनीत भाई ऐसा लग रहा है कि ये सफलता सिर्फ आपको नहीं मिली है, ऐसा लग रहा है कि हम सफल हो हम गए। सफल हुए हैं, बिल्कुल। इतना पर्सनलाइज कर लिया है लोगों ने, और वो बड़ी बड़ी पोस्ट आ रही है उनकी। मतलब एक ही टाइम में ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से कुछ बम्बार्ड हो रहा है। कोई रील्स बना के शेयर कर रहा है, कोई खुद ही एडिट करके मेरी फिल्म का कुछ एक हिस्सा शेयर कर रहा है, कोई मुक्काबाज शेयर कर रहा है और उसमें छावा लगा दे रहा है, कोई मालेगांव की चीज़ उठा के अगली लगा दे रहा है, कोई बॉम्बे उठा के। मतलब ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो अब मुझे समझ में आता है कि जब दर्शक मन बना लेते हैं, बिल्कुल, और आप के लिए दर्शकों के दिल की खिड़की जब खुल जाती है तो क्या होता है, ये मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कितना भी बोलूँ उस पर, कितना भी बोल लूँ, मुझे लगता है मैं फिर भी सब बोलने के बाद मुझे यही, अब जैसे बोलने के बाद जो महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं एक्चुअली उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ कुछ मैसेजेस तो ऐसे हैं कि पढ़ के मैं एकदम ऐसे चला जाता हूँ, भाई मतलब ऐसे भी लोग फील कर रहे हैं मेरे लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि कई बार सोचा था। कई बार सोचा था, बड़ी शिद्दत से सोचा था कि गुरु इस बार हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ वैसे मैंने जब पिक्चर ये ख़त्म हुई, मैंने मुंबई में ये पिक्चर देखी, और हमारे शो के बाद जो है इनका शो था जिसमें सारे फिल्म से जुड़े लोग पिक्चर देखने आ रहे थे। तो बाहर निकले तो विनीत मुझे मिले, तो मैंने उसी वक्त इनसे कहा, मैंने कहा 3 लोगों की पिक्चर है, विकी कौशल, अक्षय खन्ना और आपकी। आई थिंक आई वॉज राइट। मुझे लगता है, हाँ आपने बिल्कुल यही बोला था। मैंने मुझे लगता है यही ये चीज़ बोली पिक्चर थी। जो है लक्ष्मण उतेकर सर की है। और बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण उतेकर सर को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मेरा ऑडिशन तक नहीं लिया। जबकि कोई भी मेरे करियर में अगर आप फिल्मोग्राफी उठा के देखें तो कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें मैंने कुछ ऐसा पीरियड में जाके कोई ऐसा काम किया हो, हिस्टोरिकल कोई फिल्म की हो, या किसी फिल्म में तलवार पकड़े नजर आए, डंडा वंडा पकड़े नजर आ जाता, मुक्का ही चला है बस। मुक्का ही चल जाता है ना। तो वो उनका कन्विक्शन, वो तो डायरेक्टर तो है ही। मैं एक्टिंग वाइज मैंने अपना वो फीडबैक दिया कि मुझे लगा कि 3 एक्टर्स जो हैं, जो कि मतलब दिमाग में रह गए। और जब तक मैं नीचे उतरा, मैंने अपना रिव्यू वगैरह डाल दिया, तो मुझे सामने पीआर टीम खड़ी थी, तो बोली सर आपने ना गलती से तो 4.5 स्टार नहीं दे दिए कि आप 4.5 स्टार दे रहे हो, क्योंकि मुझे याद नहीं है पिछली बार किस फिल्म को 4.5 स्टार दिया। क्या बात है, मतलब इस वो बात फिल्म के लिए मुझे- तो मैं ताली मारूंगा। फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा नहीं गलती से नहीं दिए। और इस फिल्म के मैंने 3 रिव्यू किए। मतलब मुझे इतना ये move भी कर मुझे गई है फिल्म। लगता है कभी नहीं हुआ होगा, इसके लिए भी मैं ताली मारूंगा। थैंक यू सो और मच। मैंने एक रिव्यू जो किया उसमें मैंने ही सारे डायलॉग्स बोल दिए, क्योंकि वो डायलॉग मुझे इतना ज्यादा मेरे दिमाग में घूम रहे थे। एक ही बार फिल्म देखने के बाद ये सब दिमाग में एक ही बार फिल्म देखने के बाद जो है उसका कहीं, मैंने कहा ना, कुछ फिल्मों का असर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस असर के चक्कर में मैं आपको मौका नहीं दूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बताओ भाई, हाँ इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक कविता किसी लड़की ने बनाई थी। हाँ तो पहले जरा वो कविता हो जाए और फिर आप भाई लेडीज फर्स्ट कर लें। सर तो पहले तो हम लोग बहुत बड़े आपके फ़ैन हैं। मतलब हम देख रहे हैं ना, हम जैसे हम जो छोटे शहर से लोग आते हैं तो उनके आपको देख के ना एक बहुत वो मिलता है कि मतलब ऐसा बनना है। मतलब मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, मुझे आपके जैसा बनना है। माय गॉड, तो सर मैंने 2 लाइन लिखी है, तो मैं उसको बोलना चाहूँगी। कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ करिएगा। अरे नहीं, मैं भी तो अपनी ही फिल्म की लाइंस बोलते बोलते बीच में कहीं मेरी घड़ी ऐसे टिक टिक हो रही थी, रुक गई। हमें मेरा लगा अचानक एक्सप्रेशन दे recall रहे थे हुआ। आप। अच्छा, ओह वाह। सर तो ऐसा लिखा है, संघर्ष भरी यात्रा को गुरु समझकर आगे बढ़ना आपकी शान है। अब आपका किया कार्य ही आपकी पहचान है।
अब आपका किया कार्य ही आपकी पहचान है, ज़्यादा कठिन तो नहीं सरल सा विनीत आपका नाम है, ज़्यादा कठिन तो नहीं सरल सा विनीत आपका नाम। सर तो मैं आपसे सर मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। एक सवाल मेरा ये है कि सर आपने रिस्क लेने की बात करी थी करियर में कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, तो सर आपने अपनी लाइफ में कौन सी रिस्क ली है और वो क्या वर्थ इट हुई है, ऐसा मैं जानना चाहूँगी। मैंने मतलब मैं भी छोटे शहर से ही निकला हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो बहुत खूबत शहर है बनारस। बहुत ही मतलब अपने आप में बनारस के अद्भुत साथ है। छोटा शब्द ना इस्तेमाल किया जाए। मतलब मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप एक मेट्रो सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, बाकी बनारस का जो प्रभाव है, मान है, बनारस की जो महिमा है उस तो अतुलनीय है। मतलब बनारस के लिए तो ये है कि भाई वहाँ की सीढ़ियों पे भी अगर कोई छोटी सी चित्रकारी हो रखी है तो उसके पीछे भी कहानी है। ये अलग बात है आपका ध्यान नहीं गया, हर सीढ़ियों पे कहानियाँ गूंज रही हैं, आप खोज सके तो खोज लो। वो शहर अद्भुत है। बिल्कुल। तो मैं बनारस से निकला, मुंबई आया, ये अपने आप में एक रिस्क है, क्योंकि बहुत कम लोगों को अपने जीवन में ये मौका मिल पाता है जो मिडिल क्लास से हैं, या आप अपने जो भी ट्रेडिशनली फैमिली में जो भी पढ़ाई हो रही हो या खेल हो रहा हो या कोई और चीज़, उससे परे जाके जब आप कुछ करना चाहते हो तो अक्सर घरों में वो सीन होता है जो मुक्काबाज का वो सीन है ना, कि मतलब यही आता है हमको, तो वाला सीन हो जाता है। किसी का मन मन में ही होता है, कोई थोड़ा बोल पाता है, कोई ज़्यादा बोल पाता है, तो वो भी एक रिस्क था। मेडिकल कॉलेज के पहले ये तय था कि मैं यही काम करूँगा। मेडिकल कॉलेज में गया इसलिए था ताकि मुझे ऐसा लगता था कि रात में काम सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरे पिताजी 8 बजे के बाद लेके जाते थे। तो वहाँ जो डॉक्टर थे, डॉक्टर एस.जे. सिंह, बहुत अच्छे डॉक्टर, और उन्होंने, अभी भी हैं, उन्होंने मतलब आसपास के जो भी लोग थे उनको रात के 8 बजे के बाद ही बुलाते थे। तो मुझे एक बचपने में एक मेमोरी ये थी कि रात में ये काम करते हैं, दिन में पापा और बाकी जितने लोग हैं ये दिन में काम करते हैं। तो मुझे ये था कि डॉक्टर बन गया तो मैं रात में प्रैक्टिस कर लूँगा, दिन में स्ट्रगल कर लूँगा। तो वैसा था, तो वो भी हो गया। अब जब मेडिकल पूरा करके डिग्री दे के पिताजी को जब आया, वो भी संघर्ष ही है, वो भी रिस्क ही है। जब आया तो मुंबई में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन धीरे 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 छावा तक पहुंचा और कविताएं भी लोग पढ़ रहे हैं। तो वो रिस्क था जब मैं आया था, लेकिन वो कितना वर्थ है ये आप लोग खुद तय करिए। वासीपुर हो गई, अगली हो गई, बॉम्बे टॉकीज़ हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी हमेशा ये थी कि मैं ब्रेड बटर के लिए मुंबई कभी नहीं आया था। मेरा सपना मेरे अंदर जिंदा था। मेरे बहुत सारे दोस्त वापस गए, उनका सामान जब पैक, कई बार मैंने बोला है, जब उनका सामान मैं पैक करता था, कोई 3 साल में चला गया, कोई 5 साल में चला गया, कोई 10 साल में गया, 7 साल में गया, 15-15 साल में भी वो दोस्त मेरे गए हैं। तो जब सामान पैक करता था तो ये एहसास होता था कि मैं इसका सामान नहीं बांध रहा हूँ, मैं इसके सपने फोल्ड कर रहा हूँ, और अब ये सपने कभी खुलेंगे नहीं, क्योंकि अब ये फाइनली शहर छोड़ के आज जा रहा है। तो बहुत हम लोग, ऐसा मतलब होता ना, बहुत ज़्यादा होता था भाई, मतलब कुछ भी इमोशनल बात ही नहीं करनी, तो हम लोग आइटम नंबर लगा के सामान पैक करते थे। उसके बाद भी कब गाना ख़त्म हो गया, कब कैसेट ख़त्म हो गई, कब सीडी ख़त्म हो गई, कब सन्नाटा पसा, क्योंकि कोई गाना नहीं सुन रहा है, सबके अंदर एक ही टेप रिकॉर्डर बज रहा है कि आज भाई ये जाने वाला है। फिर अचानक कब हम बैठे, कब एक दूसरे को देख के बहुत भावुक हो गए, कब कौन रोना शुरू कर दिया और फिर सब रो रहे हैं। तो वो सब रिस्क ही था। तो एक भरोसा हमेशा ये था कि जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक तो मैं पैक नहीं करूँगा, क्योंकि काम मिल गया और मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं तो वर्थ ही नहीं हूँ, फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक मैं लगा रहूँगा। तो ये भी रिस्क ही था। तो जब वासीपुर और ये सारी फिल्में हो गई तो जिस तरीके के काम आ रहे थे मैं उससे ज़्यादा चाहता था, तो वो ज़्यादा मिल नहीं रहा था। और उस समय मुझे 13-14 साल हो चुके थे, मतलब 13 साल।
2013 में बॉम्बे टॉकीज़ वगैरह आई थी, तब मुक्काबाज लिखी, फिर काम बंद कर दिया। और वो एक फिल्म करने में मेरे 5 साल के आसपास या उससे थोड़ा ज़्यादा ही चले गए। तो वो अपनी एक अलग कहानी, उसके डिटेल में नहीं जाते। वो भी रिस्क था, ज़िद ये थी कि बनेगी तो यही, नहीं बनेगी तो माचिस मार के जला दूंगा, लेकिन बनेगी मेरे साथ, ये ज़िद थी। और वो सारे काम मना कर रहा था जो वासीपुर या अगली या बॉम्बे टॉकीज़ की वजह से मुझे मिल रहे थे। मैं चाहता था और थोड़ा बेहतर कैपेसिटी में काम करूं और खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करूं। सब आसपास के लोग समझाते थे कि विनीत क्या पागल हो गया तू, लोग भूल जाएंगे 2-3 साल में कि तूने ये काम किया था, क्योंकि उसके बाद तेरा कोई तू सबको खुद ही मना कर रहा है। लेकिन वो जो काम मिलते थे वो वैसे ही मिलता था। वासीपुर करने के बाद इस फिल्म में गुंडा बन जाओ, उस फिल्म में गुंडा बन जाओ, इधर गोली चला रहा हूँ, उधर यही सब चल रहा है। मतलब नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है। तो वो रिस्क लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क से इश्क हो गया टाइप का मामला हो गया, है ना। और उसके लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो सब करता था। पता नहीं फिर कहाँ से कोई आ जाता है अचानक, वो बेचैनी कहीं कनेक्ट हो जाती है यूनिवर्स में और वो किसी से मिला देती है। फिर ऐसा लगता है कि यार ये अभी जो इस मीटिंग में हो रहा है ये कैसे हो गया। तो आप जब बेचैन होते हो तो मुझे लगता है जो ऊर्जा निकलती है आपके अंदर से, वो मुझे ये थ्योरी पता नहीं है, बट मैं अपने उदाहरण से बोल रहा हूँ सिर्फ, कि आपकी वो बेचैनी कहीं यूनिवर्स में जाती है और कुछ ऐसा व्हील ऐसे कुछ घूमता है कि कोई आ जाएगा, और किस रूप में नारायण आ जाएंगे पता नहीं, और आके बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। फिर कौन सा काम आ जाएगा पता। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एक फिल्म थी, वो 11 जनवरी को रिलीज़ थी, इसी साल। तो उसका एक इंटरव्यू में दे रहा था, 9 या 10 जनवरी की बात है। वो रील ऐसा, मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो उसको पंख लग गए, अलादीन के कालीन पे बैठ गया वो रील, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, हर कोई शेयर कर रहा है। बोला ये क्या हुआ। अब वो हुआ क्यों था मैं आज बता रहा हूँ। मुझे पता चला कि इंटरव्यूज़ मेरे चल रहे थे और उसी बीच में मुझे पता चला कि अक्रॉस मुंबई 16 स्क्रीन पे रिलीज़ हुई। 16 स्क्रीन, बार बार लोग आके बुक माई शो पे दिखा रहे हैं। फिर मैं भी खोला, मैं भी देखा, तो 16 स्क्रीन में भी बहुत सारी स्क्रीन्स ऐसी थी जो दिन में कोई 10 बजे मतलब 10 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में 50% से ज़्यादा था। तो अब वीक डेज में कौन जाएगा, आप काम पे जाओगे या पिक्चर देखने जाओगे। गिनती के कुछ 16 में भी गिनती के कुछ ऐसे थे जो होता है ना 6 बजे के बाद है। तो क्या होने वाला है मुझे एहसास हो गया था। तो उस इंटरव्यू में एक होती ना वो पीड़ा कि निकली, और मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा था उसमें कि जब समय से काम मिल जाता है तो एक कलाकार कितना निखर सकता है। आलिया भट्ट को मैं एज एन एक्टर पसंद करता हूँ। क्या आप उनकी फिल्मोग्राफी आप देखोगे, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में की हैं। मतलब आलिया भट्ट ने हाईवे भी की है, गंगूबाई भी की है, राइट। एट द सेम टाइम आप देखो तो संजय लीला भंसाली सर की ऐसा ग्रैंड फिल्में भी की हैं। आप डियर जिंदगी देखो, है ना, कितनी फिल्में, कितना प्रयोग कर डाला है। रणबीर कपूर का काम मुझे अच्छा लगता है। और जब उन्होंने अगली देखी थी, 2013 की बात बता रहा हूँ, तो मुझे एक कॉल आया। उस कॉल पे आवाज़ आई कि हेलो विनीत, मैं रणबीर बोल रहा हूँ। मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं था रणबीर नाम का। बोला हाँ कौन, क्योंकि अगली के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हो रही थी, बस रिलीज़ नहीं हुई थी, रिलीज़ से पहले देखा था उन्होंने। बोले मैं रणबीर कपूर बोल रहा हूँ विनीत। तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। मतलब भाई 13 साल में, है ना, कभी ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। तो मुझे लगा मेरे ही दोस्त भी मेरे शैतान बहुत हैं, तो कोई टेर खींच रहा है मेरी। मतलब भाई कौन बोला, बता दे। देन फाइनली कंफर्म हुआ कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो रणबीर कपूर ही हैं। फिर हमारी बहुत अच्छी बात हुई एंड ही टॉक सो मेनी थिंग्स अबाउट अगली। सी दिस इज़ द ब्यूटिफुल थिंग कि कलाकार जब एक दूसरे कलाकार को एक्नॉलेज करता है और बाहर निकल के, बिना मैं क्या ही दे दूंगा रणबीर कपूर को, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है रणबीर को फ़ोन करके विनीत को ये बताने की। तो ये जेस्चर है,
मुझे उसके बाद से जब भी रणबीर कपूर का कोई काम, मतलब लगातार ही अच्छे काम किए हैं रणबीर ने, तो मैं हमेशा कहता हूँ, बताता हूँ, तो वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रही है। तो जिसके काम को आप पसंद करते हो वो नाम भी आपके जहन में गूंजते रहते हैं ना। तो जब मैं ये कह रहा था तो आलिया का मैंने नाम इसीलिए लिया कि मैं तब भी स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मैं 2001 में आया था मुंबई, 2001 मेरी पहली फिल्म रिलीज़ है 2002 जनवरी या फरवरी की। आप में से कई लोग दुनिया में नहीं होंगे उस समय। कौन कौन नहीं था, हाथ उठाओ। ओ माय गॉड, आधे से ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं तब मुंबई में तब भी मतलब कोशिश कर रहा था कि काम मिले, राइट। तो जब भी वो धोखा हुई उस समय आलिया की एज कम थी। तो होता है ना, बच्चा जब छोटा होता है तो गोद में बैठता है। तो मेरा इंटेंट यही था कि उस समय, जिस समय आलिया की एज छोटी थी, कम थी, जिस समय वो गोद में बैठा करती थी महेश भट्ट साहब के, मतलब पास आए बच्चे को आप बिठाते हो, तो उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। और जनवरी जब मेरी 16 स्क्रीन में फिल्म रिलीज हुई थी, तो दिल ही टूट गया था मेरे अंदर। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैं मांग क्या रहा था, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूँ। यही कहा, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करूँ। मेरी आंख भर आई। मैं संघर्ष से कहाँ भाग रहा हूँ। संघर्ष तो मतलब भरा आधा जीवन, आधा से ज़्यादा इसी में निकल गया मेरा। मुझे नहीं पता कि टीनेज के बाद जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैंने कभी की ही नहीं, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई कर रहा था, साथ में असिस्ट कर रहा था, तो उसके डिटेल में नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। बस यही होता था, हाँ इधर किताबें हैं, फिर भाग के आता था, असिस्ट करता था। अब वो मैंने ही चुना था, तो किसी से क्या ही शिकायत करूँ। पापा ने कभी बोला नहीं कि जाओ ये करो, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दिया नहीं कि तुम्हारा ट्रीटमेंट यही है कि तुम मुंबई चले जाओ। मैंने तय किया था, तो मेरे हिस्से का स्ट्रगल है, तो मैं उसे करूँगा। ये ज़िद थी, लेकिन उसमें आप टूटते हो। तो वो इंटरव्यू में जो भावुकता के साथ कोई चीज़ निकली, वो ऐसा ट्रेवल कर गई कि 23 साल काम किया, घर नहीं हुआ मेरा, इस फाइन। वो कहीं ना कहीं मेरे डिसीजंस थे, राइट। वो 1 मिनट का ही वो हिस्सा ऐसा उड़ गया, ठीक। और आप लोगों ने उसे हर जगह पहुंचाया। बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। देखिए प्रार्थना में क्या ताकत होती है। बिल्कुल, उसी के बाद ये हुआ। और 1 महीने, 11 जनवरी कैलकुलेट कर लेते हैं, 14 फरवरी, 1 महीने 4-5 दिन, ठीक, के बाद एक फिल्म आती है। अचानक ऐसा होता है जो मतलब पूरे जीवन में अनुभव नहीं किया। उसके फिर 2 हफ्ते के बाद सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आती है। ये सब मैंने नहीं तय किया, ये आपकी दुआओं का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपके प्रेम का, आपके आशीर्वाद का, आपकी फीलिंग्स कहीं मेरे पंख बन गए। अदरवाइज मेरी औकात ही नहीं है इस तरीके से इतने रील्स और ये मैं कर ही नहीं पाऊँ। इसका 5% भी ज़्यादा बोल दिया, इसका 2% ना कर पाऊँ। वैसे भी मेरे करियर में मतलब मुझे लगता है 1.5 साल से ज़्यादा PR नहीं किया होगा 23-24 साल के करियर में। कभी 1 महीने कर लिया, कभी 2 महीने कर लिया, कभी 3 महीने कर लिया। तो मेरी सारी जद्दोजहद इस बात की रही है कि मुझे अपने मन का काम करने की आज़ादी मिले। मैं बहुत सारा प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 6 महीने, बिकॉज मैं आज से 2 साल पहले जिस तरह का एक्टर था उससे बेहतर आज हूँ, तो मैं अपने ऊपर और काम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कहीं 4 महीने 6 महीने के लिए कहीं जाके किसी के साथ अपने ऊपर एज एन एक्टर काम करना चाहूँ, तो ये भय से मुझे निकलना है कि बिल जो है बेल बजा रहे हैं घर की, चलो भाग के कोई काम करो। तो वो सब के चक्करों में कहीं ना कहीं आपको कई बार ऐसा काम करना पड़ता है, आप नहीं चाहते हो, मन बड़ा दुखता है ना। क्योंकि आप बने रहो ये बहुत ज़रूरी है। आप जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हैं, आप पहले वहाँ बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। शहर ही छूट गया, वो ट्रेन ही छूट गई, तो मतलब
आपका होना ना होना आपको कहीं पहुंचाएगा ही नहीं। तो वो एक कई बार ऐसा रहा, उस चुनाव में कई बार ऐसा भी रहा कि अगर मैंने अपनी फिल्मोग्राफी बहुत ख़राब कर दी होती, बहुत सारी फिल्में ऐसी आई थी जिसमें बहुत पैसा मिल रहा था, मैं 1 या 2 फिल्म करके घर ले लेता। लेकिन अगर ऐसी 5-6 फिल्में मेरी फिल्मोग्राफी में आ जाती तो लक्ष्मण उतेकर सर या रीमा कागती ये मुझे इस फिल्म में चाह के भी नहीं ले पाते, क्योंकि मैं उनकी फिल्म का जो पूरा जो फेसेस हैं मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं बी ग्रेड टाइप के कि वो चाह के भी बोलेंगे यार नहीं यार। तो उसको बचाने की कोशिश में मैं एज पे बहुत डांस किया हूँ अपने करियर में। मेरी EMI ऑलमोस्ट नथिंग, मेरी जो गाड़ी भी है वो 6 साल हो गए वही चला रहा हूँ, और ऐसा भी कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं लिया है। तो जो भी एक हाँ मेरा स्टाफ चल सके, जो मुझे इतने सालों में आपको तो ये समझता है ना कितने की ज़रूरत है कि भाई आपका स्टाफ साथ में चलता है, तो वो सब आ जाएं, ये सोच के गाड़ी ली थी कि सामान सारे रख सकें हम लोग। तो वो सब सोच के मैंने ली थी और 6 साल हो गए। अब छावा के बाद नई गाड़ी आएगी। आएगी। मतलब बिल्कुल आई थिंक दिल से ये बातें निकली। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब ये बात अलग है अनजाने में मार ली, तो वो कुल्हाड़ी मारने से हमें ही बचना पड़ता है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपको पहले घर चाहिए या पहले छावा और सुपरवाइज़र मालेगांव चाहिए। तो मुझे छावा और सुपरवाइज़र मालेगांव पहले चाहिए था। सर आपको देखकर ना हमारा आपका चार्म ऐसा था ना कि मैं अपना नाम भी बताना भूल गई आपको। तो मेरा नाम वागीशा कुमुद है और चाहूँगी सर की जगह एक बार मैं भी आपका एक बार इंटरव्यू क्या नाम है तुम्हारा? वागीशा कुमुद। वागेशा कुमुद। थैंक यू वागेशा कुमुद। थैंक यू सो मच। नमस्ते विनीत सर, मेरा नाम मंचित वैद है, मैं भावरस एक्टर स्टूडियोज से हूँ। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको छावा और सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव की। बहुत अच्छा लगा आपको छावा में कवि कलश का किरदार निभाते हुए देखते हुए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सर मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने अपने इतने लंबे करियर में इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में करी हैं, अगली से लेके अपना गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर अब छावा और सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव, मुक्केबाज। तो सर अभी तक कोई ऐसा जॉनर या कोई ऐसा टाइप ऑफ कैरेक्टर मतलब आप से मिस हुआ है जो आप कभी करना चाहते हैं? एक तो जो मुक्काबाज की थी वो स्पेस एक्शन फिल्में मुझे करनी है, क्योंकि मुक्काबाज के बाद मेरी कोई थिएट्रिकल रिलीज़ ऐसे बड़े डायरेक्टर के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ और इस कैपेसिटी में 2018 मुक्काबाज आई थी, आज तक नहीं हो पाई। उसका रीज़न ये जो प्यार अब मिला है, अगर मुक्काबाज के वक्त मिला होता तो एक एक्टर 1 साल में, मतलब मैं जिस कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, 2 से 3 फिल्में बड़े आराम से कर सकता था। तो कम से कम सारी तो नहीं बोलता हूँ, 7 तरीके 21 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर 3 फिल्म का भी एवरेज पकड़ें 7 सालों में, तो उन 21 में कम से कम 7-8 फिल्में ऐसी होती जो मुक्काबाज के कहीं आगे गई होती। कितना आप पसंद करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन झोंक के काम करता तो वो नहीं हो पाया। अगर वो हुआ होता तो कई और प्रयोग कर पाता। कॉमेडी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, और जॉइंट फैमिली से कौन कौन है? जॉइंट फैमिली में पूरे दिन क्या चलता है? हाँ, मीठे मीठे कलेश, है ना, एक दूसरे की टांग खिंचाई, इधर कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, इधर कोई किसी को डांट रहा है ना। किचन में किसी बनती हुई चीज़ से कोई बच्चे जो है उठा के लेके भागे, और पीछे भाभी या मम्मी पीछे दौड़े, अरे अभी तो पूजा ही नहीं हुई, इसने हाथ लगा दिया। तो कुछ हमेशा, तो वहाँ से मैं हूँ, वो बचा है। प्लस मैं मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में तो मतलब पढ़ाई के बाद मौज, खेलना कूदना, हमेशा ग्रुप में रहना, ठीक। फिर बास्केटबॉल खेलता था, तो बास्केटबॉल इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है। तो 12 तो खिलाड़ी टीम में, 2 या 3 स्टैंड बाई में, इतने लड़कियां इतने लड़के, ये मिनी के हो गए, फिर सब जूनियर या जूनियर की टीम में भी उतने, तो हमेशा 40 का ग्रुप। तो कोई गाना गा रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है, वो साइड दिखाने का मौका नहीं मिला। तो वो है जो मुझे करना है एक्सप्लोर। और बाकी तो बनारसी हूँ,
तो बनारस में कहा जाता है कि सभी बनारसी गुरु होते हैं, वहाँ कोई चेला नहीं होता है ना। तो वो साइड तो अभी बची हुई है, वहाँ सब ऐसा कटाक्ष मारेंगे ना, द सार्केज़म का अलग लेवल है। नीचे गंगा बहती है, हवा में सार्केज़म ऐसा है कि अगर ऐसे देख रहे हैं ना तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, ऐसे देखेंगे दोस्त को। आजकल हर चीज ऐसे देखते हैं जैसे आंख चमक रही, लेकिन वो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे कि सब हंस पड़ेंगे। तो वो है, वो साइड भी बची हुई है, आएगी। थैंक यू जी। तो ये हमारे ही चैनल से हैं। हेलो सर, छावा देख के सर मैं जो इम्प्रेस हुआ हूँ, जो मैं रोया हूँ आपको देख के सर। मेरे को डायलॉग तो कंठस्थ हैं एक दो, तो मैं आपके सामने वो कहना चाहूँगा अगर आपकी परमिशन होगी तो। अरे परमिशन मतलब ये वासीपुर चली नहीं रही है, परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं सर वासे बट सर आपके जो डायलॉग हैं एंड में, जो आप कवि कलश के जो हैं, मैं एक डायलॉग कहना चाहूँगा सर आपको। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा सब पे भारी है। सर मुझे बहुत ही सर बहुत अच्छा लगा, मैं सच में रोया हूँ। ये डायलॉग्स मतलब जब भी आप गा रहे थे, जब भी बोल रहे थे, और सर आप नमक हैं, आप नमक ही रहिए सर। थैंक Thank यू you सो so मच, much, थैंक यू सो मच। तो ये आई थिंक असर है जो आपने क्रिएट किया है। तो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ही हुआ है, बहुतों पे हुआ है। और ये मतलब मैं तो गया था मेकअप रूम में थोड़ा पाउडर लगवाने, तो पूछा सर कौन आ रहा है, मैंने कहा कवि कलश आ रहे हैं। अरे सर मुझे उन्हें डायलॉग सुनाना है। आमतौर पर रिक्वेस्ट आती है फ़ोटो खिंचवा दीजिएगा, तो ये पहली रिक्वेस्ट आई कि मुझे डायलॉग बोल के सुनाना है। ऐसा रेयरली होता है। और वो भी डायलॉग मतलब कविताएं, कि कविताएं आज का दौर ऐसा चल रहा है कि लोग कॉन्सर्ट में जो है हैवी मेटल गिटार, यू नो, आज पोएट्री के लिए किसी को बुला दो, आ जाओ भाई शाम को पोएट्री पढ़ी जाएगी, कितने लोग जाएंगे। हाँ, लेकिन पोएट्री कुछ ऐसी लिखी गई, लक्ष्मण सर ने कुछ ऐसा फैसला लिया कि नहीं, जैसे कविताओं में संवाद हुआ था, कविताओं में ही संवाद होगा। बस पोइट्री को ऐसा बनाएंगे कि आज के वक्त की हो। पोइट्री लोग समझ जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे भी ये था जब फिल्म कर रहे थे कि एक वॉर फिल्म, छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 के आसपास लड़ाइयाँ लड़ी, तो जिनकी फिल्म में इतनी लड़ाइयाँ दिखेंगी, है ना, उस फिल्म के ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स में कविताएं पढ़ी जाएंगी, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा पता नहीं लोग कैसे रिसीव करेंगे। बट लक्ष्मण सर का भरोसा था और उन्होंने वो भरोसा हम लोगों के कंधे पे रख दिया, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जिस तरीके से मतलब यही है कि अगर आपके मेकअप रूम में जो है, अगर वो आके ये बोलना चाहते हैं कि नहीं मैं कविता पढ़ना चाहता हूँ उनके सामने, बिगेस्ट वही असर, या बिल्कुल असली प्रमाण पत्र यही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम कार्तिक चौबे है। सर अभी जैसे बात हमने स्ट्रगल की, तो सर आपने बताया भी, आपके जो प्रीवियस रील्स भी बहुत वायरल हुए ये आलिया भट्ट को लेके, अभी आपने बताया भी कि आलिया भट्ट जब छोटी थी तब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक आप स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो सर सबके ज़िंदगी में कोई भी एक ज़िंदगी जीता है तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो सर कोई ऐसा मतलब उतार आपके ज़िंदगी में आया हो जो कि आपके दिल को ठेस तो बहुत पहुंचाया हो, लेकिन साथ ही साथ आपको वैसा मोटिवेशन भी देके गया हो, ऐसा सर एक बात अगर आप हम लोग को बताना चाहें सर तो। कई बार हुआ है, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र में होते हैं तो कई मुसाफिर मिलते हैं, तो कई बार हुआ है। और अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक बार हुआ था 2006-07 की बात है, मुंबई छूट गई थी, कोई पता मेरा नहीं था वहाँ पे। मेडिकल पीजी करने के प्रोसेस में 1 साल मेडिकल कॉलेज में ही रहना पड़ा पूरी तरीके से, मतलब 365 दिन की अटेंडेंस थी। तो वो क्यों हुआ था वो एक अलग कहानी है। मैंने मेरे पिताजी को प्रॉमिस किया था कि पढ़ाई पूरी करूँगा, बट समहाउ अटेंडेंस उसके पहले थोड़ी कम हुई थी, तो एडमिट कार्ड नहीं मिला था। तो मैं भी ज़िद पे आ गया, तो मैं एक दिन वहाँ से कहीं नहीं गया, मतलब ना मुंबई गया ना घर गया, वहीं रहता था, हॉस्पिटल में ही किसी बेड पे पड़ा रहता था। तो हॉस्टल जाता था, हॉस्टल क्या मतलब हम लोग बाहर रहते थे। तो उसके बाद मैं
समझ नहीं पा रहा था कि मैं शुरू कैसे करूं मुंबई में। अब ये एक देखिए कैसा कमाल होता है, क्या है मालूम नहीं, क्या कनेक्शन है मालूम नहीं। मैं तकरीबन 8 से 10 महीने बनारस में था और कभी इतना लंबा रुका नहीं था घर पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन में यही चलता था कि वापस फिर जाऊंगा, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। उसके पहले महेश मांजरेकर सर को असिस्ट भी किया था, वहाँ से भी निकल गया था। तो पूरे दिन सिर्फ 3 या 4 फिल्में लाता था, उनको देखता था, सुबह ग्राउंड जाता था, शाम को ग्राउंड जाता था। ये लगातार 8 महीने किया है, 8 से 10 महीने। अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, एमडी की डिग्री थी मेरे पास, एमडी आयुर्वेद की। तो तिलकहरू हमारे यहाँ बोले जाते हैं। तो उनको लगा कि पिछले कुछ एक महीने से ये यहीं है, मतलब लगता है बम्बई इसकी छूट चुकी है। तो अब रिश्ते आते थे, फिर ये होता था कि भाई बता दो कि आज आएंगे लोग। तो हर हफ्ते में जो है 2-3 तिलकहरू। मैं आके बैठता था, हाँ नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते, बैठा हूँ। वो देख रहे हैं, अब लड़की का भाई है, लड़की के पिताजी हैं, चाचा हैं, तो आता भी है परिवार। फिर सब बोलते थे कि हाँ तो अब आप तो बम्बई थे, पहले चेक भी करते हैं ना कि खबर लेके आते हैं कि कई बम्बई भागते रहते हैं, कुछ फिल्में भी इनकी आई हैं, तो सब वो चेक वेक कर लेते थे। फिर उसके बाद बोलते थे तो शुरू करिए नर्सिंग होम वगैरह। क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, मैं इंतज़ार करता था सब हो जाने दो। फिर बोलता था बम्बई जाऊंगा। तो सबको शौक लगता था, बोले आप अभी वही करेंगे? बोला हाँ वही करेंगे। तो लोग पापा को धन्यवाद बोल के निकल जाते थे। तो फिर पापा जो है मुझे, कि उनको भी अब ये पता चलता कि भाई अभी भी ज़िद पे है, लेकिन अब उनको मेरी हालत दिख रही थी कि ये जा भी नहीं रहा है, लेकिन ये कह भी नहीं रहा है कि नहीं जाऊंगा। तो वो कहीं, पिता तो पिता होते हैं ना, तो समझ गए थे कि कुछ तो इसके अंदर ऐसा है जो कहीं मेरा बेटा जो है इस समय बहुत परेशान है। तो वो दौर चला। अब कमाल देखिए कि महेश भट्ट साहब, अगेन महेश भट्ट साहब आए थे मुंबई, मुंबई से आए थे बनारस। बनारस में बीएचयू में एक कार्यक्रम था, स्पंदन करके उनका फंक्शन होता। मेरा जो छोटा भाई है कार्तिकेय और मेरी छोटी बहन मुक्ति, इन्होंने बहुत साथ दिया। इसलिए अपने परिवार को जोड़ के रखना और अपने करीबी दोस्तों का हाथ कभी छोड़ना मत। तो कार्तिकेय ने को कहीं से पता चला, उसने बोला कि भैया कपड़ा पहनो, क्योंकि मैं तो इत्मीनान से घर के कपड़ों में 4 फिल्में 3 फिल्में दिन भर देखता था, यही काम था मेरा। बोला कपड़ा पहने चलिए। बोला हुआ क्या है? बोले महेश भट्ट सर आए हैं। मुझे भी थोड़ा उम्मीद जगी कि चलो तैयार वैयार हुआ। और वो क्या जुगाड़ किया उसने मुझे उनकी गाड़ी में उनके बगल में बिठा दिया और खुद बैठा आगे, और पूरे दिन मैं उनके साथ था। इवन अगले दिन सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करके जाने वाले थे, तो सुबह भी उन्होंने बोला, उनको क्या लगा मुझे नहीं मालूम, तो उन्होंने बोला था कि विनीत, बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बोला विनीत, आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ रॉ एनर्जी एंड टैलेंट इन यू, द सेम थिंग आई फेल्ट व्हेन आई मेट इरफान वाजपेयी एंड राणा। मेरे तो मतलब ये सुन के ऐसा लगा, भाई ये मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, कोई ऐसा काम किया नहीं है, कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो मैं किसी को दिखा सकूं। बट ये उनकी पारखी नज़र, उनका बड़प्पन, कि उन्होंने इस फीलिंग को शब्द दिया। मेरे लिए वो जो ये बात थी, मेरे लिए मेरा हौसले को ना, जिसको बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, ये वो था। तो इसलिए आप जब कुछ कहते हैं तो संवेदना के साथ कहिए, क्योंकि उनका ये कहना मुझे एक फिर से उम्मीद दे गया। और उन्होंने बोला कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ। मैंने उनसे बस इतना झूठ बोला था कि मैं 8-10 महीने से बनारस में हूँ, ये नहीं बताया। मैंने बोला घर आया। तो सही था। हाँ, घर ही मतलब आए थे बोला मैंने, वो कृष्ण जी की तरह है ना, अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, है ना, वो वाली बात थी। तो मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई, मैंने बोला घर आया हूँ। तो उनको लगा 5-7 दिन 10 दिन के लिए आया हो। बोले जब भी आ रहे हो मुंबई आओ, मिलो। एंड अमित भाई, मैं वापस आया
वापस आने के उम्मीद की डोर महेश भट्ट साहब थे, और उन्होंने मुझे वो फिल्म में मौका दिया धोखा। उसमें आशुतोष राणा सर के साथ एक छोटा सा सीन है हम लोगों का, और वो होता है ना, दूसरी जर्नी फिर से शुरू। तो आप जो बोल रहे हो ना कि कभी ऐसा होता है जब आप बहुत टूटते हो लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है, तो आप टूटो, ये तो होना है। अगर आप कोई बड़ी चीज़ की मांग कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें में भी ब्रेक हो जाता है आदमी। हम 140 करोड़ लोगों का देश है, हर रोटी पे मारामारी है। आप जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मुंबई को मैं बोलूँगा कि मैं कई बार प्लेटफॉर्म पे भी खड़े होकर देख लेता हूँ कि इतने लोग एक ही ट्रेन में कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन वो रोज़ की जद्दोजहद है। तो आप इंस्पायर कहीं से भी हो सकते हो। एक फॉर्म में, जैसे मैं बनारस में कैंटोनमेंट का जो एरिया है, जब रात में मतलब होता है ना, पहली बार जब इस चीज़ को देखा कि अचानक कहाँ से लड़के आए, चारों तरफ इधर उधर गमछा डाल के, चादर डाल के सोए हैं रात को। क्यों? क्योंकि भर्ती निकली है। तो ये देख के मैं ये समझ चुका था कि भाई हर कुर्सी पे बैठने के लिए एक कुर्सी पे न जाने कितने लोग उस रेस में हैं। यू हैव टू अप योर गेम एंड टेक ऑल दिस थिंग्स पॉजिटिवली। तो इस पूरे प्रोसेस में टूटोगे ये तो तय है, बिखरोगे ये तो तय है। तो कभी मैं किसी की कविता के माध्यम से, किसी के सेंटेंसेस को किसी ने कुछ कहा उसके माध्यम से, कभी किसी की फिल्म से, कैसे भी करके खुद को जोड़ लेता हूँ, या किसी विजुअल से। जैसे मैं स्मशान घाट में जाके बैठ जाता था बनारस में, बहुत लो होता था तो, और चुपचाप बैठा रहता था घंटों, और देखता था डेड बॉडी। वहाँ आग कभी बुझती नहीं, मणिकर्णिका घाट पे बनारस में। तो देखता था डेड बॉडी आ रही है, जल रही है, लोग जा रहे हैं, आ रही है, जल रही है, नॉन स्टॉप चलता है वहाँ। तो कुछ राख हवा में उड़ के आप पे भी गिरती ही है। देखता था, घूम फिर के यहीं तो आना है, कितना भी ताता थैया कर लूँ, एंड ऑफ द डे यहीं आना है सबको। तो पहली सांस जो मैंने खींची इस धरती पे, और जो आखिरी सांस छोड़ूंगा, उसके बीच में जो होगा उससे डरना क्या है। तो फिर से वो झाड़ के राख में लग जाऊंगा मुंबई। तो ऐसे कई बार किया हूँ। कभी अटल जी की कविता, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो फिर से एक बार नया गीत गाने निकल लेता था। कभी मेरे पिताजी का वाक्य, हारियो न हिम्मत, बिसारियो न हरि नाम, कभी उससे शक्ति मिल जाती थी। टर्मिनेटर देखिए आप लोगों ने फिल्म, उसमें एक विलन है जो टूट जाता है, बिखर जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जो छोटा सा हिस्सा अचानक से चलना शुरू होता है और फिर इकट्ठा होता है। तो टर्मिनेटर के विलन की ये ताकत को भी मैंने अपने इंस्पिरेशन के लिए यूज़ किया कि गुरु बिखरना तो तय है, लेकिन वो विलन जैसे जुड़ता था, जोड़ लेने का खुद को। तो कभी उसको देख के खड़ा हो गया। यू फिगर आउट हाउ, क्योंकि मनुष्य का जीवन इतना भी लंबा नहीं है, ठीक, उसमें भी बचपन निकल जाता है, बुढ़ापा निकल जाता है, बीच का वक्त है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, है ना। तो आपको काम करने के लिए जो वक्त है वो संख्या सीमित है सालों की। तो सारे प्रयोग खुद पे मत करते बैठो। हमेशा क्या करो, दूसरे लोग जो करके निकले हैं उनसे क्या गलतियां हुई उनको सुनो, समझो, अपने हिस्से का एक टुकड़ा ले लो और वो प्रयोग अपने ऊपर मत करो। ये मत करो कि अगर वो करने में उनको 2 साल लगे, अब वो 2 साल तुम भी वही मिस्टेक करके सीखो। तो कोशिश करो अगर 2 दिन भी बचते हों किसी की बात के, किसी के अनुभव से, तो उसको बचा लो। तो होगा ये, तुम जितने भी साल जियोगे अगर इस तरीके से बाहर से अनुभव लेते रहोगे तो उसका असर कई 100 साल तक का हो सकता है। आपने जीवन कुछ दशकों तक जिया, लेकिन आपका अनुभव कई 100 साल का हो सकता है अगर दूसरों का आप ले सको तो ये टूटना बिखरना लगा रहेगा, उसी में कोई उम्मीद खींच लो और लोग मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you. और सर मुबारक हो आपकी जो मूवी आई थी छावा, और ऐसे ही आगे आपकी और भी मूवीज़ हम लोग देखना चाहेंगे। आपने अभी एक बात बोली कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, ये तो सर कभी ये मत समझिएगा, हम जो फैंस हैं हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, आप हंसते हो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है।
तो मुझे लगता है ज़िंदगी का जो इतना एक्सपीरियंस आपको मिला कहीं ना कहीं इन 20 सालों में, तो पर्दे पर वो कहीं ना कहीं आता है, कहीं ना कहीं दिखता है कि मतलब काफ़ी कुछ सीखा है इस एक्टर ने। कई बार क्या होता है, कई बार हमें भी कई बार जब इंटरव्यू करना होता है ना, कई बार कुछ ऐसे एक्टर होते हैं कि समझ नहीं आता कि यार 10 मिनट में भी हम क्या पूछेंगे, क्योंकि कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल भी है तो मर्सिडीज़ में है, या फिर मतलब कुछ है ही नहीं कि आप जो है पूछ पाओगे। मतलब वो ज़िंदगी जो है वो जिम से लेके पेपराजी का वीडियो और घर वहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस किसी एक्टर के साथ होते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखते हैं, वही आपके साथ है। भाई पूछो फटाफट से अगला। हेलो सर, माय नेम इज़ नेहा मदेशिया एंड मेरा क्वेश्चन ये था कि कैन यू टेल अस अबाउट एनी पर्टिकुलर सीन और मोमेंट फ्रॉम एनी ऑफ योर मूवीज़ जिसमें आप यू फील रिवॉर्डेड और चैलेंजिंग आपको लगे शूट करने में वो, एंड ऑल्सो आपकी मूवीज़ में से आपकी कौन सी पर्सनल फेवरेट मूवी है? मेरी मूवीज में से हाँ। अपने बच्चे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। पर तब भी सर बायस तो होते ही हैं। मतलब बायस माँ बाप टाइप से बनाना चाहती हो मुझे। मुक्काबाज से बेइंतहा प्यार रहा, क्योंकि मुक्काबाज की वजह से जो कुछ हो पाया वो मुक्काबाज हुई तो काम लोगों तक पहुंचा। ये अलग बात है कि दर्शकों ने मुक्काबाज मतलब 90% से ज़्यादा लोगों ने मुक्काबाज बाद में देखी है, किसी पोर्टल पे जाके या कहीं से डाउनलोड करके या किसी और प्लेटफॉर्म पे। अगर उन लोगों ने थिएटर में जाके फिल्म देख ली होती तो जो मैंने बोला ना कि वो कहीं ना कहीं एक होता है ना, किसी कलाकार के बनते हुए करियर के मकान में वो आपकी एक टिकट एक ईंट के जैसे काम करती है। तो अगर आप एक ईंट जोड़ देते हो एक टिकट लेके, तो वो करियर ऐसा बन पाता है जिसे बोलते हैं ना मजबूत। फिर अब उस कलाकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, कितना और प्रयोग कर रहे हो। तो एक फिल्म तो चुन पाना अगर है तो मुझे लगता है वो, बट आप लोगों तक पहुंचाया छावा ने और सुपरवाइजर मालेगांव ने, ये भी कहना चाहूँगा साथ ही साथ। और चैलेंजिंग सीन की बात करूँ तो कई बार हुआ है, कई फिल्मों में हुआ है। मतलब वासीपुर का वो जो सीन है पेट्रोल पंप का, दैट वाज माय फर्स्ट डे। और जैसा कि मैं बोलता भी हूँ, मैं एनएसडी से नहीं हूँ, एफटीआई से नहीं हूँ, और गैंग्स ऑफ वासीपुर में मतलब जिधर उंगली रखो कोई एनएसडी वाला बैठा है, सभी। कि तो सारे लोग जो हैं वो इंस्टीट्यूशन बन गए Yes, एक तरह से yes. बाद में निकल के। Yeah. मतलब इवन जिसने छोटा सा रोल भी किया था वो भी बाद में जब पता बिल्कुल। चलता है मैं भी वासेपुर में था। बिल्कुल बिल्कुल, और सब बहुत अच्छे कलाकार। तो वहाँ मैं ऐसा था कि हर किसी को एक क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या करेगा, क्योंकि ये कैसा एक्टर है, किसी ने कोई ऐसा काम नहीं देखा है। तो वो प्रेशर बहुत था। तो मुझे याद है पेट्रोल पंप का सीन, अहरौरा करके एक जगह है, बनारस से करीब एक घंटा 1.5 घंटा लग जाता था जाने में। वहाँ मैं मतलब आ तो गया था 3 दिन पहले, बट वहाँ से जब मैं निकला, वहाँ शूट कर रहे थे वो जो है ना कि वो पेट्रोल पंप लूटने वाला सीन 1 दिन पहले शूट हो रहा था। तो मैं उस दिन गया था, देखा वेखा। निकलते समय मतलब लिटरली प्रेशर इतना था कि मुझे लगा मैं वॉमिट करूँगा। मैंने गाड़ी रुकवाई, क्योंकि मैं घर पे रुका हुआ था, बनारस का ही रहने वाला हूँ। मैंने गाड़ी रुकवाई एंड आई नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट। तो कई बार क्या होता है कि आपके अंदर आप एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप कर पाओ, इसका प्रेशर आता है। वो मैं समझ रहा था क्या हो रहा है मुझे, कि किसी ने भरोसा किया, अनुराग सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर मिली। अगर मैं ना कर पाता तो उधर ही तय था कि मैंने सब कबाड़ा कर दिया। बट ना कर पाना और कर पाने के बीच में वो जो दिन था कि मेरी शूट 1 दिन बाद थी। मैं घर आया, मेरी माँ के गोद में जाके सर रख के बैठ गया, एंड आई वॉज लाइक दैट ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 40-45 मिनट्स। एंड उनको समझ में आ गया कि आज
बच्चा जो है साथ। व्हेन आई फेल्ट गुड, बोला मैं जा रहा हूँ होटल। कहते तुम्हारी शूट तो परसों से है। बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। पैर वैर छुआ, सबको मिला, बोला चलो। और फिर वो जो सीन हुआ वो वन टेक हुआ। पेट्रोल पंप का वो जो सीन है, जो गाड़ी आती है, मतलब आप सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे नवाज़ भाई बैठे हैं, बगल में पीयूष मिश्रा भाई बैठे हैं और जमील भाई बैठे हैं, सब NSD के हैं और मैं, नया सीन मेरा, एंड वो चलता गया और वन टेक हुआ। तो आपके अंदर वो है। हम खुद कई बार सोच के प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने अंदर। तो ऐसे में कहीं भी जहाँ आप सर रख के, आपका मित्र हो, आपके भाई हों, आपके माता पिता हों, जो भी आप समझते हो, तो इसलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ अपनों को जोड़ के रखो। अच्छा मित्र अगर जीवन में मिल जाए, है ना, तो ऐसे कभी कलश को कभी जाने मत दो। सर महादेव सर, हम छोटा सा अपना परिचय देना चाहेंगे। हम भी बनारस से ही सर बिलोंग करते हैं। हर हर महादेव सर, अध्यात्म के शहर से हम लोग हैं। तो सर मेरा प्रश्न सर आपसे यही है कि अब तक के आपके इंडस्ट्री कैरियर में सर मतलब ऐसा कौन सा रोल रहा है सर जो कि आपका सपना रहा हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला ना, मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा एक्शन करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं स्पोर्ट्स में बहुत रहा हूँ, तो नेचुरली वो रिदम है एक्शन की। और कॉमेडी के लिए क्यों, वो भी मैंने बताया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो विश लिस्ट में हैं, जिनके साथ मुझे काम करना है। देखते हैं, कभी तो होगा। तो उम्मीद ज़िंदा रखनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर। नेक्स्ट थैंक यू। आप आइए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जब मुक्काबाज वगैरह ये करी थी, मुक्काबाज, उसमें तो आपने बैरियर तोड़ दिया एक तरीके से। और आपकी कोई ऐसी मूवी हो जो आपसे छीन ली गई हो, जिसमें आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए ही रोल बना था? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि रोल कोई छीन लिया गया, बिकॉज छीनने जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। आप प्रयास करते हैं, ऑडिशन देते हैं। तो इतने लंबे पीरियड में अगर मैं बोलूं, अगर सिर्फ वासीपुर तक भी बोलूं, तो 2001 से 2011-12 तक ही अगर पकूँ, उसके बाद काउंट ना करूं, तो करीब 10-11 सालों में हर साल 365 दिन होते हैं। 365 दिन में अगर मैं 300 दिन भी मुंबई रहा, हर दिन मैं निकल जाता था, 10-12 दरवाज़ों से कम नहीं खटखटाता था। ठीक, तो अब ये नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। अगर रोज़ मैंने 2 ऑडिशन भी मान लेते हैं दिए हों, या 1 भी दिया हो, मैं कोई भी ऑडिशन देता था, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, तो 365 दिन में से 300 दिन आप समझिए प्रयास कर रहा हूँ, तो 10 साल को जोड़ लीजिए। तो इतने रिजेक्शन जीवन में आए होंगे, गए होंगे, तो उसके बारे में सोचूंगा तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपको बस वो रोशनी का टुकड़ा पकड़ना है जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नहीं मिला उसे जाने दो, लेट इट गो। बिल्कुल। थैंक यू। आखिरी 2-3 सवाल लेंगे फटाफट से। हाय, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम करणजीत सिंह है एंड आई एम फ्रॉम भावरा सेक्टर स्टूडियो। मैं खुद भी एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। तो मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कवि कलश जैसे रोल के लिए क्या आपका प्रोसेस रहा टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट रोल, कि वट एवर टेक्निक्स यू अडेप्टेड टू, किस चीज़ के थ्रू आप गुजरे, निकले उसको उसमें ढल जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, ये मैं भी इसको थोड़ा सा, और क्योंकि जो इंटेंसिटी थी, जैसे कविता जब कोई सुनाता है तो बड़े प्रेम से सुनाता है, बैठ के सुनाता है। जैसे जब छत्रपति संभाजी महाराज के साथ आप बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा था हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे। वहाँ जब कविता सुनाई जा रही थी तो वो एक अलग पिच पे सुनाई जा रही थी, लेकिन जब क्लाइमैक्स था, आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मैंने एक बड़े सीनियर रिव्यूअर ने लिखा कि चीख रहे थे, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि अगर 2 लोग दूर चले गए हैं, माइक थोड़े ही है उनके पास, तो भाई ज़ोर से ही बोलेंगे ना अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर आप आमने सामने बैठे हैं तो हम आराम से बात करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश दूर जा रहे हैं, कवि कलश को ले जाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर वो
एक और उसमें चीज़ है, मैं बताता हूँ। आवाज़ See, ऊंची होगी। हर एक चीज़ कहीं नहीं जाती। उसके पीछे एक रीज़न है। अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्यों था? मतलब एक तो है दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक और सबटेक्स्ट है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हम एज एन एक्टर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे सबटेक्स्ट हमारे अंदर होते हैं। वो ये था कि औरंगजेब, उसके सामने जो तंबू है, उस तंबू के अंदर बैठा है। ये कविता सिर्फ महाराज तक नहीं जा रही है, ये कविता औरंगजेब के कान तक जानी चाहिए कि तुमने सब कर लिया, लेकिन देखो हमारे महाराज के लिए, हमारे मित्र के लिए, या छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के लिए हम प्रफुल्लित होकर मौत के सामने खड़े हैं, मुस्कुरा के जाएंगे। तो ये वीर रस का वो स्वर था। कविता मधुर है, लेकिन उसका सुर ये इसलिए पकड़ा था मैंने क्योंकि ये सबटेक्स्ट था कि आवाज उस तंबू तक जानी चाहिए जिसके अंदर औरंग बैठा है। एंड दिस वाज द रीजन जो ये हम वहां तक गए थे। नो डाउट हमारे बीच में एक बड़ा डिस्टेंस बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन दिस वाज माय सबटेक्स्ट। दूसरा सबटेक्स्ट ये था कि ये मुगलों की सेना ऐसा नहीं है ना, जो लॉन्गेस्ट जो मुगल एम्परर, मुगलों का बादशाह जो था वो औरंगजेब, ठीक, सबसे लंबा उन्होंने रूल किया। तो जो फौज है आपको जो दिख रही है सिर्फ इतनी नहीं थी ना, कई 100 मीटर तक होगी। उनके भी कान में देना था कि हम वो हैं जो मौत की तरफ बढ़ेंगे और ये हमारी गर्जना होगी। तो इट वॉज नॉट जस्ट इन बिटवीन छत्रपति संभाजी महाराज एंड कवि कलश। एक सब टेक्स्ट था जो उनके जहन में जीवन भर रहना चाहिए कि अगर ये लोग जब सामने पड़ेंगे तो फाड़ देंगे। तो ऐसा क्या बिलीव किया आपने आप कैसे उसको अपना पाए कि हमें एक सेकंड के लिए भी वहाँ विनीत कुमार सिंह नहीं, हमें कवि कलश ही दिखा? एज एन एक्टर यही तो काम है, और वो जिम्मेदारी ओवरनाइट तो नहीं हो पाती, लेकिन आपको उसकी प्रिपरेशन कर, कुछ चीज़ें होती हैं जो फट से हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फिल्म के जस्ट पहले आप एक्टर बनते हो, आप वो काम पिछले लंबे समय से कर रहे हो। आपका काम दिखना अभी शुरू हुआ, लेकिन आप उस प्रोसेस में बहुत समय से हो। तो कई बार क्या होता है कि आप 2 दिन पहले भी एंटर करते हो एंड यू आर जस्ट देयर, बिकॉज उसके पहले आपने 15 साल से ज़्यादा उस पर काम किया हुआ है। तो बहुत सारे रोल्स आप आओगे और यू आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर, बिकॉज आपने तैयारी की है। दूसरी चीज़ कि हर रोल में अगर कोई चैलेंज ऐसा है जो मुझे समझ में आ रहा है, ये स्पेस है जिस पे मुझे काम करना है। मतलब कविताएं मैंने थोड़ी मोड़ी पढ़ी हैं, इतनी नहीं पढ़ी हैं कि मैं कवि ही हूँ, ये छावा के पहले तक। लेकिन जब छावा के लिए हाँ किया तो बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत पोएट्री पढ़ी। अब पोएट्री की किताबें भी साथ चलती हैं, अब मज़ा भी आता है पोएट्री में। तो जब मुझे मज़ा आया तो लोगों को मज़ा आया, तो वो था। प्लस जो फिज़िकल ट्रेनिंग थी, बिकॉज वो पोएट भी हैं, वो योद्धा भी हैं। तो कवि और योद्धा ये कॉम्बिनेशन है ना, यूनिक बनाता है किरदार को। तो उसकी ट्रेनिंग अलग थी कि लाठी चलाना, भाला चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, वो साथ ही चल रहा था। तो आप जब करते हो तो होता है। तो दिस इज़ द ओनली प्रोसेस। अगर आपको कहीं कुछ फील हो रहा है कि नहीं ये बात मुझे नहीं, हाइड मत करो, ऑलवेज गो एंड टॉक टू योर डायरेक्टर या अपने सीनियर किसी एक्टर के साथ बैठो, बात करो, या जिसको लगता है कि ये समझ रहे हैं कि मुझे क्या दिक्कत आ रही है उनके साथ। आई एम ऑलवेज ओपन। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि आप क्या सोचोगे। मेरे को नहीं आता तो नहीं आता, मुझे नहीं मालूम ये कब कैसे बनता है, तो क्यों मैं इस बात का गुरूर करूं कि अरे इस जगह पे इतनी सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिसमें मुझे नहीं पता है कैसे बनती हैं। तो ज़्यादातर तो चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। तो एक चीज़ जो मेरे ही काम की है उसके बारे में ये कहने में क्या दिक्कत कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसे करूँ। और यही मेरी स्ट्रेंथ है कि वो जो बाल मन है मेरा, मैं किसी से कुछ भी पूछ लेता हूँ। बचपन जिंदा रहना। हाँ, बचपन जिंदा रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। अगला क्वेश्चन।
जल्दी से। So my name is Mehak Anand. My question to you, first of all, I would really like to congratulate on your role. आपका रोल मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था छावा का, एंड वो एक छोटा मिनी सेकंड का जो भी रोल होता है ना, इट वाज सो इन्फ्लुएंशियल, अ लॉट ऑफ पीपल वर क्राइंग इन द थिएटर। और उस रोल ने एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म और एक सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पार्टनर्स, टुवर्ड्स योर फेलो इंडियन मेट्स, वो सब में इन्फ्लुएंस कर ही दिया था उस रोल ने। सो माई क्वेश्चन टू यू इज़, हाउ वाज इट वर्किंग विद विक्की कौशल, एंड एज अ यंग एक्टर, विक्की कौशल एज अ यंग एक्टर, what is that one thing that you learned from him? विक्की के साथ गैंग्स ऑफ वासीपुर की है। विक्की उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर था, और विक्की को जब क्लैप देते देखता था तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि मैं 6-7 फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर था महेश मांजरेकर सर के साथ। तो मैं जानबूझ के क्लैप देता। 2 फिल्मों के बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती थीं लेकिन क्लैप जानबूझ के इसलिए देता था कि एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जो भी संवाद होता है उसको अगर कोई सबसे पहले सुन पाता है वो होता है क्लैप देने वाला, और उसको कोई हटाता भी नहीं। कि अभी सपोज़ ये एक्टर हैं, इनका शॉट है, मैंने यहीं क्लैप दिया और यहाँ हट गया और यहीं से देख रहा हूँ, तो ये एक्टर छोटी छोटी क्या चीज़ें करेगा मैं उसको नोटिस कर। तो टेक 1 में इन्होंने क्या किया, टेक 2 में इन्होंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट, फिर भाग के मॉनिटर पे जाता हूँ, फिर जाके एडिट में जाता हूँ कि क्या हुआ नया। तो जब विक्की को मैं देखता था क्लैप देते हुए तो मुझे मेरा वो याद आता था। तो एक होता है ना नेचुरली एक बॉन्डिंग, वो हो गई थी। फिर जब विक्की ने मसान की, ज़ुबान की, राज़ी की, संजू की, उरी की, तो हमेशा हमारी बात हुई। और मेरे कोई काम आते हैं तो उस पर भी हमारी बात हुई। तो एक होता है ना, एक बॉन्डिंग सी हो जाती है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है काम को लेकर। एंड मेरे लिए विक्की इज़ लाइक ब्रदर। हमें ये तब नहीं पता था कि हम एक ही फिल्म में ऐसा कुछ करने वाले हैं, और फिर वो मौका बन गया और वो कुछ ऐसा हो गया कि अब हर किसी को लगता है कि भाई ये लोग क्या ही कर गए, है ना। तो हमने करते समय ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब तो लोग हमें बता रहे हैं कि वो सीन इतना इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को। अदरवाइज़ हम लोग, हाँ इंतज़ार था इस सीन का, मुझे भी, विक्की को भी, लक्ष्मण सर को भी, क्योंकि उस सीन पे बहुत कुछ टिका है। तो बस वो बन गया। और विक्की के साथ सी इज़ अ सिंसियर एक्टर, गुड एक्टर, हार्ड वर्किंग, एंड ही इज़ क्लियर, ही इज़ फोकस्ड। तो विक्की से मैंने एक नहीं कई सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। हाँ, बिकॉज आप सीखने के लिए तैयार हो। तो मैं बोला ना, मैं उस शहर से हूँ जहाँ सब गुरु हैं। मतलब इस फिल्म को लेके उनका जो एक इमोशन था और जो मेहनत थी, मतलब मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे 4-5 बार बोला कि यार मुझे मतलब ईमानदार फीडबैक देना कैसी लगी। मतलब वो दिख जाता आपको आंखों में कि यार मुझे ना, मतलब बिल्कुल मुझे बिल्कुल बताना कि तुमको लगी कैसी थी। तुमने ट्रेलर का रिव्यू किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे बताना, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। वो दिख रहा था उनकी आंखों में, उनके लिए कितनी खास फिल्म है। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है अर्पिता सिंह। तो मेरा आपसे पर्सनल सवाल ये है कि आपने जिस इतने सारे कैरेक्टर किए पहले प्ले, छावा से पहले ये छावा वाला रोल आपके लिए सबसे डिफरेंट था, कहीं ना कहीं वर्सेटाइल बहुत था। तो जब आपने ये वर्सेटाइल कैरेक्टर प्ले किया, आपकी पर्सनल लाइफ में इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या चैलेंजेस रहे, और इसके बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा जो इतने ज़्यादा चैलेंजेस के साथ आ सकता है आपके अकॉर्डिंग, वर्सेटाइल कैरेक्टर? पर्सनल सवाल जवाब यहीं पे देना है ना, क्या पर्सनल देना है? नो नो नो। मतलब अगर अगला कुछ बोलूं तो मैं अभी जाट आएगी, उसमें कुछ बहुत अलग किया है। अभी सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव थिएटर में है, उसमें भी कुछ बहुत अलग किया है। और आगे भी ये सिलसिला जारी रखूँगा। मैं रिवील नहीं करना चाहता कि मैं कौन सी चीज़ एक है जिस पे घात लगाए बैठा हूँ, है ना। है वो मेरी ही, तो वो मुझे एक बार करना है। तो हैं कुछ चीज़ें, तो चैलेंजिंग क्या, मतलब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है कुछ सीखने का, कोई नई स्किल आप सीख पाते हो। तो चैलेंजेस तो मज़ा आते हैं, तो आगे भी रहेगा। हैं कुछ चीज़ें, मैं अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल इंतज़ार करेंगे हम, बेसब्री से हम इंतज़ार करेंगे आपके उन कैरेक्टर्स का। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो
थैंक यू सो मच। सवाल आपके बचे होंगे लेकिन अगली बार के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने लंच भी नहीं किया और मुझे लगता है ऐसे मौके बार बार आएँ, लंच डिनर मिस हो। नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने बोला ना कि पिताजी के मित्र थे, मैथमेटिशियन वो भी हैं, उन्होंने बोला था कि जब अच्छा वक्त आ जाए तो एक दिन में इतना काम करो जितना 7 दिन में कर सकते हो। क्या बात लेकिन आप पहले भी इतने ही प्यारे इंसान थे जितने अब, इतनी मसरूफियत के बीच भी। हम लोग एक जूम इंटरव्यू पे सबसे पहले हम जुड़े थे कोरोना के वक्त, मुझे पिक्चर याद नहीं है कौन सी थी, बट हमने बहुत आधा पौना घंटा हमारा एक कनेक्शन जुड़ा, उसके बाद कई बार मिले, और छावा के दौरान भी बहुत हमारे मैसेजेस पे बात हुई, वॉइस नोट्स पे बात हुई, बड़े इमोशनल होके मैंने भी आपको भेजे, आपके भी आए। तो आई थिंक यही एक एक्टर की जर्नी होती है, और आई थिंक पब्लिक ने जो रिस्पॉन्स दिया, आई थिंक जब पब्लिक चाहती है तो फिर उस चीज़ को कोई रोक नहीं पाता। और यहाँ आपने खुद देखा, मतलब ये जो लोग हैं बता रहे हैं थिएटर में रो रहे थे, कोई डायलॉग सुना रहा है, तो ये सब मतलब न्यूट्रल लोग हैं, और आई थिंक यही चीज़ है जिसने 20 साल बाद वो चीज़ करवाई जिसका इंतज़ार एक एक्टर यही चाहता है कि उसका काम लोगों तक पहुंचे, और आप लोगों ने जिस तरीके से सवाल पूछे वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कितने, मतलब आपने कैसे फिल्म देखी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप बाहर निकाल रहे हो, पूछ रहे हो, तो अच्छा लग रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच विनीत। थैंक यू आई सो थिंक मच। थोड़े दिन बाद आप फिर आएंगे, एक और सेशन करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल बोलते इतना कमाल का है कि मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ? मतलब मुझे लगता है ये मेरा ऐसा रेयरेस्ट इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने बहुत कम बात की है, क्योंकि आप इतना प्यारा बोल रहे थे और इतना अच्छा समझा रहे थे चीज़ों को कि हम सब जो है बड़े ध्यान से सुन रहे थे और कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच अमित, कामयाबी यूं ही गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक, कदम चूमती रहे, एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।